हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी का जो आपका वीकली टेस्ट 3 अगस्त को होने वाला है। तो जो उसके लिए हमारा ये वीडियो का सेट 3 होने वाला है। तो सेट 1 अगर 2 नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं जो लहसा की और जो चैप्टर्स आएगा उसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मतलब तिब्बत में डांडे के देवता का स्थान कहाँ था और उसे कैसे सजाया गया था। तो याद रखिएगा, तिब्बत में जो डांडे के देवता का स्थान क्या था, ऊंची चोटी पर था। कहाँ पर था? तो याद रखिएगा ऊंची चोटी पर था, जिसे पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगें और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। आगे यदि दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंजूर क्या होता है, इसकी विशेषता लिखिए। तो कंजूर जो होता है भगवान बुद्ध के वचनों के हस्तलिखित अनुवादित पोथियाँ होता है। ये पोथियाँ बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों से लिखी हुई एक पोथी लगभग 15 शेर की थी। क्या बोल रहा है बाबू? तो याद रखिएगा, बोला कि कंजूर जो भगवान बुद्ध के वचनों को हस्तलिखित अनुवादित पोथियाँ हैं। ये पोथियाँ बहुत मोटा है, बड़े मोटे पर अच्छे अक्षरों से लिखी हुई है और एक पोथी पर लगभग 15 शेर की है। आगे यदि क्वेश्चन तीसरा बोले, डांडे नामक स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करिए। तो डांडा जो नामक स्थान है समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर था। वह लेखक के दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखाई देते थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। वहाँ ना कोई बर्फ था और ना कोई सफ़ेदी और ना कोई हरियाली। उत्तर दिशा की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। आगे यदि क्या बोला है बाबू? तो आगे देखिए, तिब्बत में प्रचलित जागीरदारी व्यवस्था का वर्णन करिए। तो बोले तिब्बत का जो ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों, जिसको बिहारों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता था, जिसके लिए मजदूर में मिल जाते थे। खेती का प्रबंध देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता था। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या बोल रहा है, जो नेपाल तिब्बत मार्ग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बोला नेपाल जो तिब्बत मार्ग व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। नेपाल और हिंदुस्तान की चीज़ें इस मार्ग से ही तिब्बत आया जाया करता था। यह व्यापारिक ही नहीं, मैंने बिजनेस के लिए नहीं, सैनिक का रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले भी बना हुआ था, जिसने चीनी सेना रहा करता था। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं और वहाँ किले के कई भागों में किसानों को अपना बसेरा बना लिया है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा था जहाँ उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं था। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, बोले जो तिब्बत में डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह था। डांडे का था सबसे सुरक्षित जगह था, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव वहाँ पर रहता ही नहीं था। कोई गांव नहीं रहता था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी क्या होता था, दूर तक आदमी दिखाई भी नहीं देता था। उस समय वहाँ की सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करता था। ठीक है बाबू। उसके बाद देखिए इतना। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन देखिए क्या बोला। पहला क्वेश्चन बोला, सुमति की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए सबसे पहले बोला बाबू, सुमति के चारित्रिक मतलब उसका कैरेक्टर क्या क्या, उसका विशेषता अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले सुमति मिलनसार व हंसमुख था। आगे देखिएगा दूसरा बोलेंगे, जो सुमति अतिथि सत्कार में एकदम बहुत कुशल था। वह समय का एकदम पाबंद करती थी। वह बौद्ध धर्म में गहरा उसका आस्था था, बौद्ध धर्म को मानता था। उन्हें तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का पूरा जानकार था, ज्ञान था। वे जितने जल्दी गुस्सा होते थे उतने जल्दी उसका गुस्सा शांत भी हो जाता था। और सुमति लेखक के परम मित्र थे। ये सुमति हम लोग कुछ विशेषता हम लोग बताएं। उसका दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो बोल रहा है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र बताइए। तो तिब्बत जो है भारत और नेपाल से लगता हुआ देश है। यह स्थान जो समुद्र तल में बहुत ऊंचा है, 17-18 हज़ार फीट ऊंचे डांडे हैं जो खतरनाक जगहें हैं। यह स्थल ऊंचाई पर होने के कारण बहुत दूर तक कोई गांव यहाँ पर नज़र नहीं आता था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के
कारण बहुत दूर तक आदमी को कोई देख भी नहीं सकता था। यहाँ तक कि यहाँ एक और बर्फ़ से तो दूसरी ओर ढके श्वेत शिखर है, दूसरी ओर भीटे भी है जिसमें ना तो कोई बर्फ़ है, ना ही हरियाली है, ना ही यहाँ पर विशाल मैदान है, जो चारों ओर पहाड़ों से घिरे हुए हैं। यहाँ की जलवायु भी विचित्र है, सूर्य की ओर मुँह करके चलने से माथा जलता है, जबकि कंधा और पीठ बर्फ़ की तरफ ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन बोला, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते थे। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित है, विचार व्यक्त कीजिए। तो बोले देखिए, आज के समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि अब लोगों का उनके पहनावे के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। लोग चरित्र या विद्वान के आधार पर ही नहीं बल्कि वेशभूषा के आधार पर लोगों को अपनाते हैं और उनसे मित्रता भी करते हैं, दोस्ती करते हैं, चेहरा देखकर नहीं कपड़ा देखकर करते हैं। लेखक भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार के बिच्छू उससे सम्मान पूर्वक मिलेंगे। आगे यदि बोलेगा, मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए, उसका कपड़ा या पहनावा देखकर व्यवहार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अनुचित है। क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि अच्छी वेशभूषा वाला व्यक्ति सदा ही चरित्रवान, विद्वान, दयालु, परोपकारी या दूसरों की मदद करने वाला हो। साधारण वेशभूषा वाले व्यक्ति में भी ये सब गुण हो सकते हैं, परंतु यह बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।